प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए। अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। मेरी यात्राएं। प्रस्तावना। कहानीकार हमेशा नई नई कल्पनाएं करता है। एक फ्रांसीसी लेखक ने कल्पना की थी कि हम धरती में सुरंग बनाकर कितनी दूर तक नीचे जा सकते हैं। उसने कल्पना की थी कि ऐसी सुरंग बनाकर पृथ्वी के मध्य तक नीचे पहुंच सकते हैं। जूल्स वर्न नामक इस लेखक ने इसी प्रकार दूसरी कल्पना की कि कैसे समुद्र के नीचे आदमी मीलों तक जा सकता है। यह कल्पना उसने तब की थी जब मानव ने पनडुब्बी का निर्माण नहीं किया था। यहाँ हम ऐसे ही दूसरे लेखक की कल्पना से निकली दो छोटी कहानियां पढ़ेंगे। यह कहानीकार है जोनाथन स्विफ्ट। इस लेखक की कल्पना बड़ी विचित्र है। वह एक ऐसे देश की कल्पना करता है जहाँ लोग 6 इंच लंबे हैं। इसी तरह वह एक ऐसे लोक की कल्पना करता है जहाँ लोग 50-60 फुट लंबे हैं। इन दोनों देशों में जाने वाला आदमी है गलीवर। यह कहानी हम गलीवर की जुबानी सुनेंगे। मैं हमेशा समुद्र की यात्राओं पर दूर दूर के देशों पर जाता रहा। कई बार समुद्र में मैं तूफान में भी फंस गया और जहाज डूबने के बाद नाव में बैठकर कई दिन बाद घर वापस आया हूँ। लेकिन कभी समुद्र यात्रा की मेरी इच्छा कम नहीं हुई। कुछ महीने पहले हम लोग माल लेकर जहाज से अफ्रीका की तरफ जा रहे थे। कुछ दिन तक समुद्र शांत था। हम लोग आराम से अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे। एक दिन अचानक तेज तूफान आया और हमारा जहाज डगमगाते हुए तेजी से आगे जा रहा था। मुझे दूर से एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। हमारा जहाज तेजी से द्वीप की तरफ जाते हुए जमीन से टकराया। इसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे मालूम हुआ कि मैं जमीन पर लेटा हूँ। ऊपर सूर्य चमक रहा था और चारों तरफ शांति थी। सूरज की रोशनी से आंख बचाने के लिए मैंने अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन मैं हाथ उठा नहीं पाया। मुझे लगा कि किसी ने मुझे जमीन से बांध रखा है। मैं ये देखना चाह रहा था कि मुझे किसने और कैसे बांधा है। यह देखने के लिए जब मैंने अपना सिर घुमाया तो अचानक मुझ पर सैकड़ों सुइयां बरस पड़ी। दर्द से छटपटाते हुए भी मैंने देखा कि मेरे आसपास सैकड़ों मनुष्य थे जिनके हाथ में तीर कमान थे। यह देखकर मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि वे लोग 6 इंच से लंबे नहीं थे। देखने में वे खिलौना लगते थे। मैंने आज तक इतने छोटे आदमी नहीं देखे थे। कुछ देर बाद वे लोग एक गाड़ी मेरे पास ले आए। वह गाड़ी क्या थी? एक तख्त था। उसमें हजारों छोटे छोटे पहिए लगे थे और गाड़ी को खींचने वाले घोड़े भी चूहे के बराबर थे। सारे लोगों ने मिलकर मुझे धीरे से गाड़ी पर लिटाया और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। करीब 2 घंटे बाद हम लोग एक महल में पहुंचे। महल की ऊंचाई 4 फुट से ज्यादा नहीं थी। मैं उस महल में खड़ा भी नहीं हो सकता था। उन लोगों ने मुझे महल में एक कमरे में बंद रखा। जो दूरी उस गाड़ी ने 2 घंटे में तय की, वह मैं पैदल 5 मिनट में तय कर सकता था। महल में रहते हुए मेरी उन लोगों से थोड़ी जान पहचान भी हो गई। मुझे मालूम पड़ा कि उस देश का नाम लिलीपुट था। वहाँ के निवासी भी लिलीपुट कहलाते थे। वहाँ के महाराजा को मालूम हुआ कि मैं भी उन्हीं की तरह मनुष्य हूँ और उन्हें लगा कि उन्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। फिर मुझे उस देश में स्वतंत्रता मिल गई। मुझे महाराजा ने वहाँ की भाषा सिखाने के लिए अध्यापकों की भी व्यवस्था कर दी। वे अध्यापक इतनी महीन आवाज में बोलते थे कि मुझे उनकी बात सुनने के लिए उन्हें अपने हाथ में उठाकर कान तक ले जाना पड़ता था। उनकी सड़कें मेरे लिए इतनी पतली थी कि मुझे संभल कर पैर रखना पड़ता था। मुझे सख्त हिदायत थी कि मैं हमेशा देखकर पैर रखूं और गलती से कोई मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। उनको मेरे लिए खाने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो गया था। उनका एक बकरा 10 लिलीपुट के लिए काफी था, लेकिन मेरे लिए उन्हें रोज 30-40 बकरे काटने पड़ते थे। इससे देश में भोजन की कमी होने लगी थी और लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। वे लोग कहते थे कि इस आदमी को खत्म कर दो, नहीं तो हमारा देश अकाल से पीड़ित हो जाएगा। लेकिन वहाँ के महाराजा ने मेरे लिए कुछ काम सोच रखा था। महाराजा को अपने पड़ोसी देश से वैर था। पड़ोस के देश में भी उन्हीं की तरह छोटे छोटे लोग थे। दोनों देशों के बीच जो समुद्र था वह मेरे लिए उथला था। मैं आराम से पैदल चलते हुए दूसरे देश तक पहुंच सकता था। सिर्फ बीच में थोड़ी गहराई थी और मुझे तैरना पड़ता था। लेकिन इस दूरी के लिए उन देशों के पास जहाजी बेड़े थे।
महाराजा ने मुझसे कहा कि वह युद्ध में दूसरे देश को हरा नहीं पा रहा है, लेकिन मैं चाहूँ तो दूसरे देश को हराने में उसकी मदद कर सकता हूँ। चूंकि मुझे उन लोगों ने जिंदा रखा, मैं महाराजा की मदद के लिए तैयार हो गया। युद्ध की घोषणा हो गई। दोनों देशों के जहाजी बेड़े तैयार थे। मैं समुद्र में उतरा और तैरते हुए दूसरे देश में तट की तरफ बढ़ा। तट के पास समुद्र कम गहरा था और मैं आराम से नीचे खड़ा हो गया। मुझे देखकर उस देश के सिपाहियों ने मुझ पर तीर बरसाए। तीर छोटे थे, सुई के बराबर। फिर भी सैकड़ों की संख्या में आने वाले तीरों से बचने के लिए मैंने एक ढाल बना लिया था। एक हाथ में ढाल लिया और दूसरे हाथ में मैंने उस बेड़े के सभी जहाजों को एक साथ लिया, उन्हें एक नाड़े से एक साथ बांधा और खींचकर लिलीपुट देश पहुंचा। लिलीपुट देश का पड़ोसी से सालों से युद्ध चल रहा था। मैंने एक दिन में लिलीपुट देश को जीत दिला दी। वहां रहते हुए मैंने उन लोगों की बहुत मदद की थी। एक बार राजा के महल में आग लग गई थी। मैंने उस आग को अपने हाथों से ही बुझा दिया था। फिर भी उस देश में कुछ लोग थे जो हमेशा मेरे खिलाफ रहते थे। इन सब बातों के बावजूद लोगों ने महाराजा के कान भरे तो वे मुझसे पिंड छुड़ाना चाहते थे। मुझे मालूम हुआ कि वे मुझे खाने में जहर देकर मारना चाहते थे या राजद्रोह का आरोप लगाकर मेरी आंखें फोड़ना चाहते थे। मैं एक दिन समुद्र में तैरकर आए हुए एक पेड़ को पकड़कर समुद्र में कूद गया और थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक जहाज भी मिल गया। मैं जब घर पहुंचा तो लोगों ने इतने दिन मेरे लापता होने का कारण पूछा। मैंने उन लोगों को लिलीपुट देश की बात सुनाई तो लोग सोचने लगे कि मैं पागल हो गया हूँ। मेरे पास लिलीपुट देश के बारे में प्रमाण देने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो मैं चुप रह गया। घर के लोगों ने मुझे फिर से समुद्र में जाने से मना कर दिया, लेकिन समुद्र यात्रा की मेरी इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। मुझे मालूम था कि एक जहाज दूर देशों में जाने वाला है। मैंने घर में बिना किसी को कुछ बताए उस जहाज में यात्रा करने का इरादा कर लिया। मैं एक रात चुपके से घर से निकला और उस जहाज में सवार हो गया। हमारा जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और हम लोग जमीन पर उतरने की प्रतीक्षा में थे। हमारे जहाज में पानी की कमी हो गई थी। समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता। हमने सोचा कि पास में कोई द्वीप हो तो वहां से पानी लाएं। हम एक द्वीप के पास रुके और पानी लेने द्वीप में गए। जब लोग पानी भर रहे थे तो मैंने आसपास देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ। पास में जो पेड़ था उसका तना एक मीनार के बराबर था। मैंने सिर उठाकर देखा तो उसका ऊपरी सिरा दिखाई भी नहीं दे रहा था। घास गन्ने के बराबर ऊंची और मोटी थी। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर मुझे अपने साथी नहीं दिखाई दिए। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा जहाज मुझे छोड़कर समुद्र में जा रहा था। मैं एकदम घबरा गया। इसी बीच वहां एक बड़ा प्राणी आया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह भी हमारी तरह मनुष्य ही था। उसकी टांगे हाथी की पैर की तरह मोटी थीं। उसकी लंबाई होगी 60-70 फुट। उसके पास एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं एकदम चौंका। वह लड़की कम से कम 30 से 40 फुट लंबी थी। उसके हाथ में जो बच्चा था वह भी शायद मुझसे बड़ा था। वह एक किसान की लड़की थी। किसान ने मुझे हथेली में उठाकर उस लड़की को दिखाया। मुझे देखकर वह जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज ऐसी लगी मानो तोप की आवाज हो। उसकी आवाज सुनकर घर के लोग वहां आए। सबने मुझे ताज्जुब से देखा। मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाया, लेकिन इनके चेहरे को देखकर मुझे लगा कि वे मेरा नुकसान नहीं करेंगे। उन्हें मुझसे डर नहीं था, वे सिर्फ आश्चर्य कर रहे थे। बाद में पता चला कि वह ब्राब डिंग नाग नामक देश है। वहां के निवासी सब 60-70 फुट लंबे हैं। वे भी हमारी तरह कोई भाषा बोलते हैं। मैं धीरे धीरे उनकी भाषा भी सीख गया। किसान समझ गया कि मैं भी उनकी तरह एक आदमी हूँ। वह संकेत से जो कहता था वह मैं करता था। किसान ने सोचा कि वह मुझसे इसी तरह करतब करा के पैसा कमा सकता है। कुछ दिन तक उसने देश में कई जगह मुझसे कई तरह के करतब कराए। इससे मैं बहुत थक गया था, लेकिन मेरे लिए कोई और चारा नहीं था। धीरे धीरे सारे देश में मेरी बात मालूम पड़ गई। उस देश की रानी ने मेरे बारे में सुना तो वह किसान को बहुत सारा पैसा देकर मुझे अपने राजमहल में ले गई। राजा की लड़की ने मुझे अपना खिलौना जैसा ही मान लिया। वे लोग मुझे जमीन पर नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई जल्दी में चलते हुए मुझे कुचल ना दे। इसलिए मुझे सुरक्षित रखने के लिए एक बक्सा बनाया गया, जिसे वह लड़की अपने हाथ में लेकर जाती थी। उनका बक्सा मेरे कमरे के बराबर था। एक बार वह बक्से को लेकर घोड़े पर बैठकर दूसरी जगह जा रही थी। वह घोड़ा भी 40-50 फुट ऊंचा होगा। दौड़ते समय वह 20-30 फुट ऊपर उठता था।
इसलिए अपने बक्से के अंदर मैं चारों तरफ दीवारों में टकरा जाता था। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज वे लोग सुन ही नहीं पाते थे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मेरी शरीर पर बहुत चोटें लगी हैं। तब से वे मेरा ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। अपने छोटे आकार के कारण मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन की बात है, मैं बाग में था और सुरक्षित जगह नीचे खड़ा था। अचानक एक कीड़ा तेजी से मेरी तरफ उड़कर आया। दूर से देखने पर मुझे मालूम पड़ गया कि वह ब्रर है। उसका डंक हंसिया के बराबर था। अगर वह मुझे डंक मारता तो मैं उसी क्षण मर गया होता, क्योंकि वह मेरे अंदर पतीला भर जहर डाल देता। संयोग से मेरे हाथ में उस समय अपनी तलवार थी और मैंने उस ब्रर को वहीं खत्म कर दिया था। इसी तरह एक दिन लोग बैठकर खाना खा रहे थे। उनकी मेज मेरे लिए फुटबॉल के मैदान की तरह थी। मैं सच में मैदान में दौड़ लगाता था तो लोग मुझको देखकर हंसते थे। उन्होंने मुझे हाथ में भी उठाया जिससे मुझे दौड़ना ना पड़े। इसी छीना झपटी में मैं किसी के हाथ से फिसलकर सूप के कटोरे में गिर पड़ा। कटोरे में क्या था, वह तो मेरे लिए तालाब के बराबर था और सूप इतना गाढ़ा कि मैं आगे जा भी नहीं सकता था। अच्छा हुआ सूप गर्म नहीं था, नहीं तो मैं सूप में भुन गया होता। यह सब देखकर उन लोगों ने मेरी सुरक्षा के लिए बहुत इंतजाम कर दिया था। ये हमेशा मुझे अपने बक्से में रखते थे और उस बक्से में मुझे वे कुर्सी से बांध देते थे। इतनी सुरक्षा ना करते तो मुझे वहां की बिल्ली खा जाती, जो हमारे देश के गैंडे से बड़ी थी। एक दिन वे लोग समुद्र यात्रा पर निकले और मुझे भी अपने साथ रखा। वे जहाज के ऊपरी तल पर बैठे बातें कर रहे थे। मेरा बक्सा उस लड़की के पास ही था। अचानक उस देश की एक चील ने जोर से झपट्टा मारकर मेरे बक्से को अपने पंजों से पकड़ लिया। उस चील को मालूम था कि मैं बक्से के अंदर था, इसलिए उसने सोचा कि वह बक्सा तोड़कर मुझे खा लेगा। उड़ते उड़ते अचानक बक्सा उसके पंजों से नीचे गिर गया। मैं बक्से के अंदर बैठा हुआ समुद्र में गिरा और मेरा बक्सा लकड़ी के बने होने के कारण समुद्र में तैरने लगा। किसी तरह बक्सा तैरते हुए किनारे पहुंचा। वहां लोगों ने बक्से को देखा और धीरे से उसे समुद्र के किनारे खींच लिया। मुझे उन लोगों ने बक्सा तोड़कर बाहर निकाला। मैंने देखा कि वे मेरे जैसे ही लोग थे। वे जानना चाहते थे कि किसने मुझे लकड़ी के बने कमरे के अंदर कैद किया और क्यों कुर्सी से बांध रखा था। मैंने सोचा कि मैं उन्हें ब्राब डिंग नांग के बारे में बता दूं, लेकिन मैं ये सोच कर रह गया यह मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। लोग यही सोचेंगे कि मैं पागल हूँ या उन्हें उल्लू बना रहा हूँ। मेरे पास ब्राब डिंग नांग के बारे में बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं था। मैं कुछ बहाना बनाकर वहां से निकला, अपने घर पहुंचा और लोगों से कहा कि मैं तूफान में फंस गया था, किसी तरह से बचकर घर आया हूँ।